तो हाय एवरीवन, क्या क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है होम साइंस विद चार्ली में। और आप सब लोगों को गुड इवनिंग। तो बताइए क्या हाल चाल है, शाम की चाय वाय आपने ले ली या नहीं ले ली। मैंने तो भाई ले ली है और थोड़ा थोड़ा सा मतलब हेडेक है, थोड़ा सा सर दर्द है। तो मैंने सोचा फिर भी आप लोगों से थोड़ी बातचीत करी जाए, थोड़ा हम लोग फिर से थोड़ी पढ़ाई करते हैं तो मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है ना। पढ़ाई देखिए, जब आपको पढ़ाई करने में मज़ा आने लगता है ना तो पढ़ाई भी आपकी एक थेरेपी हो जाती है, कह सकते हैं। मेरे लिए तो पढ़ना एक थेरेपी हो गई है। अगर मेरा मूड ऑफ होता है या मुझे कुछ भी थोड़ा सा अनईजी टाइप लगता है तो मैं पढ़ने लग जाती हूँ, फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। फिलहाल आई होप कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा। देखिए, जो काम हम करते हैं उसको हमें बिल्कुल मन से करना चाहिए। तो जब आप उस काम को अपने मन में उतार लेंगे ना, मतलब आप एक मतलब वो काम करने में आपको मज़ा आने लगेगा, तो फिर वो काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और फिर उस काम को आप इतना अच्छा कर पाएंगे, मतलब उस काम या उस सेक्टर में आप इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे ना कि मतलब फिर आप उस चीज़ के बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट बन सकते हैं, ये समझ लीजिए। फिलहाल ये सब तो अलग बातें हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है ना। 16वां प्रैक्टिस सेट आज हम करने जा रहे हैं। 15 हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी, यूपीएचएससी या यूजीसी नेट या फिर आपका आईसीआर नेट या कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होंगी। प्रैक्टिस सेट हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको पता ही ये सारे एग्जाम जो होते हैं सब में ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब है ना। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको हेल्पफुल होगा ही होगा। और अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हैं तो होना ही है फ़ायदा, है ना। फ़ायदा मतलब आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको एग्जाम में हेल्प होएगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं तो उतना एक्सप्लेनेशन करने पे क्या होगा, वीडियो 1 आवर से ज़्यादा की हो सकती है, फिर आपको भी बहुत बोरिंग टाइप लगने लग जाएगा। और एक चीज़ देखिए, अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, ठीक है। ज्ञान आप बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए, लेकिन अभी आपको क्या करना है, फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। तो अभी आप जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे वो आपके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल और बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। बेनिफिट मिलेगा आपको उसका। तो इस वजह से क्या करते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आगे भी अभी हम करते ही रहेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों को गुड इवनिंग। और देखिए यहाँ पे जो कप भी लगा रखा है मैंने, कप में भी चाय है और केटल में भी चाय है, ठीक है। तो जिन्हें जिन्हें चाय पीनी वो आके यहाँ पे चाय पी सकते हैं मेरे साथ। फिलहाल मैं तो भी पी चुकी हूँ। आज थोड़ा सा सर दर्द है और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा। पर ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं, साथ में कुछ सॉल्व करते हैं तो अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक। तो फिलहाल एक लाइन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो निश्चित ही आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और ये बात आपको थोड़ी सी हो सकता है अटपटी लगे या फिर मे बी रॉन्ग लगे, बट ये बिल्कुल सही बात होती है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए आपने कोई गलती करी तो कोई ना कोई टोकेगा या आप खुद से उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप करेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने एक स्किल या फिर अपनी एक जो परफॉर्मेंस अच्छी कर ली ना। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर, मैं पढ़ाई से रिलेट कर दूँ, अगर आपके, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, आपने गलत कर दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई सही क्या है। जब आप सही देख लेंगे तो आपको गलत वाला भी पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलत किया, और सही कौन सा होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। इस वजह से गलतियाँ करने से बिल्कुल मत डरिए, लेकिन वही एक एग्ज़ाम से पहले आपको गलती करनी है। और मतलब किसी भी चीज़ का जब एकदम एंड पॉइंट आएगा तो वहाँ आपको गलती नहीं करनी, ठीक है। बीच में आप खूब गलतियाँ करिए, खूब सीखिए, खूब अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को बेहतरी की तरफ बढ़ाइए, ठीक है, एकदम अच्छी चीज़ों की तरफ। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर है ये हमारा है पहला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ यानी कि फूड प्रोडक्ट की बात हो रही है। फूड प्रोडक्ट विकृतीकरण किस कारण से होता है, ठीक। सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, उच्च तापमान, निम्न तापमान या भंडारण। तो विकृतीकरण मतलब खाद्य पदार्थ खराब होने की बात हो रही है, ठीक है। तो है क्या होने को, तो मान लीजिए कभी कभी निम्न तापमान से भी चीज़ें खराब हो जाती है, जब बहुत लो टेम्परेचर होता है। खराब नहीं होती, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। जो है गेहूँ वगैरह अगर जैसे होता है ना खाद्य, वो भी तो खाद्य पदार्थ ही है, उसका आपने बहुत सीलन वाली जगह पर रख दिया है ना, बहुत वैसा है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किस कारण का जो बात हो रही है वो आपका होगा, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो माइक्रोब्स होते हैं आपकी, उनकी वजह से अगर वो पैदा हो जाते हैं तो खाद्य पदार्थ क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण रोधी है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है। तो बीटा कैरोटीन है आपका, विटामिन सी है, सेलेनियम है, ये उपरिक्त सभी हैं, ठीक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों करेक्ट है। तीनों आपका एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ओके। नेक्स्ट है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसायुक्त एसिड है, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात हो रही है। तो पामिलेटिक एसिड है आपका, पामिटिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड या फिर लिनोलेइक एसिड या फिर आपका ओलिक एसिड। तो इसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है आपका, एसेंशियल फैटी एसिड, वसा की बात हो रही है, ठीक है। तो एसेंशियल फैटी एसिड जो इसमें आपका होगा वो होगा आपका लिनोलेइक, ठीक है। और लिनोलेइक को ही हम क्या बोलते हैं, ओमेगा 6, ठीक है।
क्या बोलते हैं, लिनोलेक को हम लोग ओमेगा 6 बोलते हैं। और आपका जो एक सेकेंड, हाँ, और जो आपका लिनोलेक को हम ओमेगा 6 बोलते हैं, और जो आपका लिनोलेनिक होता है उसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। फिर है मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन की पहचान कीजिए। मतलब कि एक तो होता है कि मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, और एक होता है घटाने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा, एस्ट्रोजन बढ़ाता है, या ग्लूकागॉन बढ़ाता है, या कैल्सिटोनिन है, या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन है। तो आपका जो ग्लूकोज स्तर को बढ़ा देता है, जैसे आपकी बॉडी मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल कम होने लग गया है, तो कौन सा हार्मोन है जो आपके रक्त में ग्लूकोज के लेवल को क्या इंक्रीज कर देगा, तो जो आपका ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ये आपकी जो वो अग्नाशय में आपकी मतलब पैनक्रियाज में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, है ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, तो उसमें बीटा सेल से आपके इंसुलिन हार्मोन निकलता है। लेकिन ये जो ग्लूकागॉन है वो आपके अल्फा सेल से निकलता है। लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल्स होती हैं वहाँ से आपका ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, और जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन तो रक्त को मतलब रक्त में ग्लूकोज के स्तर को इंक्रीज करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा इंसुलिन होता है, आपका इंसुलिन क्या काम करता है, ये इंसुलिन जो होता है वो आपका ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने मतलब कि कम करने का काम करता है। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो कभी कभी जैसे बच्चों में जो डायबिटीज़ हो जाता है उसमें क्या कभी कभी इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो वो इंजेक्शन इसीलिए दिया जाता है कि ताकि ग्लूकोज का जो अमाउंट है या ग्लूकोज का जो लेवल है उसको क्या किया जाए, थोड़ा नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही क्या करता है, हमारा मेटाबॉलाइज करता है किसको, ग्लूकोज को आपके। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, आपको पता है फीमेल जो है उसके फीमेल के ओवरी से निकलता है। और फिर आपका क्या कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन है जो वो क्या करता है, विटामिन डी और हड्डियों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। केसिन या ग्लूटेन या फिर एल्ब्यूमिन या फिर मायोग्लोबिलिन। तो देखो जो केसिन प्रोटीन है आपका ये किसका है, मिल्क का प्रोटीन है। किसका प्रोटीन है, ये मिल्क का। ग्लूटेन जो है आपका ये गेहूं का प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन आपका जो होता है ये एग प्रोटीन है। और जो मायोग्लोबिन है ये आपका मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, मायोग्लोबिन जो होता है। नेक्स्ट है फिको। फिको नहीं, इसको फीफो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीफो। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये होता है, ये देखिए FIFO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपका नेट का क्वेश्चन है और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ रखा है नेट में। फीफो प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, भोजन कक्ष में, खरीद में, भंडारण में या व्यंजन सूची नियोजन में। तो ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का होता है वो आपका भंडारण में किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्टोर करने में। नेक्स्ट है प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिरका, नमक, वॉशिंग सोडा, अमोनिया। तो इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम, सिरका का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट है कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं। एक्सरे मतलब एक्स रेज जो आपकी होती हैं, फिर है इंफ्रारेड होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, या लाल तथा दृश्य किरणें होती हैं। तो इसमें जो आपकी इंफ्रारेड रेज हैं, है ना, वो रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को क्या करती हैं, अधिकतम मतलब उसको फेड करती हैं, हल्का करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता। लय यानी कि यहाँ पर आपके प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस की बात हो रही है। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में आपको पता ही है आपका प्रपोर्शन है, बैलेंस है, रिदम है, और क्या बोलते हैं बल को क्या बोलते हैं, एम्फेसिस है ना। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर लय की बात हो रही है, मतलब क्या करके आप इसमें से लय नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, नहीं की बात हो रही है, यहाँ पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो अविच्छिन्न रेखाएं होती हैं, मतलब इसमें कि एक साइज़ की रेखाएं नहीं होंगी, किसी भी तरह की रेखाएं होंगी। ठीक है, तो उस तरह से भी आपको लय प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ वैषम का मतलब एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा। वैषम का मतलब यहाँ पर शायद विषमता से होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। इंग्लिश का टर्म इसका मुझे नहीं मिला, नहीं तो मैं ऐड कर देती। फिलहाल मानना आपको ये कि ये भी आपका इसके करने से भी लय आपकी होती है। ठीक है, फिर है श्रेणीकरण। श्रेणीकरण मतलब ग्रेड कर देना, डिवाइड कर देना किसी चीज़ में। ठीक है, फिर है पुनरावृत्ति मतलब रिवाइज करना। ठीक है, रिपीट करना। तो इसमें जो आपकी अविच्छिन्न रेखाएं इससे भी लय प्राप्त होगी, जो वैषम्य है इससे भी प्राप्त होगी, और जो पुनरावृत्ति है इससे भी आपकी लय हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेड मतलब क्या बोलते हैं, हाँ ग्रेडिंग कर देंगे अगर आप, तो उससे जो है लय प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, श्रेणीकरण आपका इसमें सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि कमतर उपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा है। ठीक है, मैट है, जिंघम है, ये आपका जिंघम कपड़ा है। ठीक है, कॉर्डुरॉय है, कॉर्डुरॉय आपका पाइल बुनाई का कपड़ा होता है, और जिंघम आई थिंक आपका जो है ये सादी बुनाई का कपड़ा है शायद, हाँ आई होप। फिर है कि डी है आपका सैटिन का कपड़ा। तो जो कमतर मतलब कि उपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा, ठीक है, तो उपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा जो आपका है ये आपका कौन सा होगा, सैटिन का कपड़ा होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है और नहीं की बात हो रही है, तो क्रॉस योर फिंगर, ठीक है, आपको तुरंत अपनी फिंगर क्रॉस कर लेनी। आप लोगों को कहते कहते मैं ही अपनी फिंगर क्रॉस कर लेती हूँ फिलहाल। तो इसमें ऑप्शन है आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी, समय, टाइम, धन, मनी, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। तो मानव संसाधन की बात हो रही है, तो आपको पता ही है इसमें देखिए ऊर्जा भी सभी मानव के पास है, समय भी सबके पास 24 घंटे हैं, तो इसको पहले तो मानवीय उसमें ही काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन शायद जो निकिल और डॉर्सी उन्होंने समय को अमानवीय साधन में मतलब अमानवीय साधन की कैटेगरी में डाल रखा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमें अभी ये नहीं देखना है किसने कहाँ डाल रखा है। जब तक आपसे पर्टिकुलर नाम देकर के नहीं पूछेगा तब तक आप समय को अमानवीय साधन नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सबके पास है ना, जितने भी मानव है धरती पे पूरे ब्रह्मांड में, हर किसी के पास कितने घंटे हैं, 24 आ रही हैं, ठीक है। इस वजह से हम मानवीय साधन इसको कहेंगे। तो मानव संसाधन कौन सा नहीं है, आपका जो मनी है, ठीक है। धन जो होता है वो सबके पास बराबर नहीं होता है, ओके। फिर है, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा कि रंग का एक आयाम है, अनुपात है, छाया है, रंगों का संयोजन है या रंगत है। रंगत यानी कि ह्यू की बात हो रही है। तो हम पढ़ते हैं ना, ह्यू पढ़ते हैं और क्रोमा, ह्यू और वैल्यू और आपका क्रोमा। तो इसमें क्या रंग एक आयाम क्या है इसका, ह्यू जो होता है, जो रंगों के क्या दिखाता है, रंगों के क्या दर्शाता है, रंगों के नाम को दर्शाता है, ठीक है। फिर है, एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकास के द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है। एरिक एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस दी थी आपकी साइको सोशल थ्योरी इनकी जो थी उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो स्टेज है वो उसको इन्फेंसी में कौन सी आती है, तो आपका देखिए सेल्फ वाली है, फिर स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी वर्सेज आई थिंक आगे का इनकी तो दो स्टेजेस थी, मैं बार बार मिस कर जाती हूँ। इसको हिंदी में शायद स्वायत्ता बनाम लज्जा बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आपका है भरोसा वाली, ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। इसके बाद सेल्फ रिलायंस वाली। तो शैशवावस्था की बात हो रही है, बच्चा कितने साल का है, 0 to 2 ईयर्स। तो जो ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट होता है, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास सॉरी, तो जो आपका ये इसका क्या बोलते हैं, इसकी जो स्टेज है वो आपका 0 to 2 ईयर्स होती है। इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन, सी नहीं। नेक्स्ट है, स्वलीन बालक को स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्नलिखित गुणों से करते हैं, ठीक है, एकोलेलिया। इसके बाद मतलब जो बच्चा है जो खुद में ही लीन है उसकी आप किस तरीके से पहचान करें, यहाँ पर स्वलीन बालक को आई थिंक ऑटिज्म जिसको होता है उसकी बात हो रही है। इसके बाद अपर्याप्त मोटर विकास, ठीक है, दूसरे व्यक्तियों से जोड़ने की अक्षमता, बुद्धि लब्धता का कम होना यानी कि लो IQ, ठीक है। अब इसमें किससे आप पहचान करेंगे, जो स्वलीन बालक होता है वो क्या करता है, दूसरे लोगों से बहुत इंटरेक्शन कम करता है, वो खुद में ही बिल्कुल लीन रहता है। आप इसके जो शब्द लिखा हुआ है ये शब्द से मतलब निकाल सकते हैं, स्व प्लस लीन। स्व मतलब स्वयं में और लीन मतलब अपने आप में बिल्कुल लीन रहना, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो खुद ही में मतलब चीज़ें करते रहते हैं, अपने आप से ही जो है मतलब कम्युनिकेट भी करते हैं, अपने आप से ही मतलब बातें करते रहते हैं, या कह सकते हो कि खुद ही में उलझे रहते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा किस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, अगर बच्चा दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल ही नहीं जुड़ पा रहा है, एकदम ही इनकैपेबल है, ठीक है, तो आप ये गेस लगा सकते हैं कि बच्चा मतलब स्वलीन बालक की तरफ हो रहा है या फिर ये एक स्वलीन बालक है, ठीक है। ये एक आप पहचान की बात हो रही है ना। फिर है कि निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विस्तार क्या कहते हैं, तयशुदा पाठ्यक्रम की बात हो। तयशुदा मतलब बिल्कुल एक प्रॉपर करिकुलम जो फिक्स करिकुलम होता है, ठीक है। विस्तार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर फॉर्मल एजुकेशन। तो आपकी ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है जो आपको कॉलेज में दी जाती है उसमें क्या करते हैं, तयशुदा पाठ्यक्रम होता है बिल्कुल कि इतना सिलेबस है, इतना पढ़ना है, इतना एग्जाम में आएगा, इतना यूनिट टेस्ट में आएगा, इतना आपके FA में आएगा, मतलब दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। फिर है एक्स एंटे मूल्यांकन में एक परियोजना को आंका जाता है। ये जो आपका एक्स एंटे मूल्यांकन होता है इसमें कौन सी परियोजना को आंका जाता है, मतलब किसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो परियोजना के पूर्ण होने के बाद, परियोजना के कार्यान्वयन करने के पहले, परियोजना के जारी रहते समय, परियोजना के कार्यान्वयन के पहले और बाद। तो ये जो एक्स एंटे मूल्यांकन है आपका वो आपका B ऑप्शन होगा, ठीक है। परियोजना जब होती है उसको कार्यान्वित करने के पहले ही उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है पोस्टर के उपयोग का उद्देश्य है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अभिरुचि जगाना या प्रेरित करना, जागरूकता पैदा करना, समझ उत्पन्न करना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाता है, इसमें C ऑप्शन होगा, जागरूकता पैदा करना। आप देखते होंगे जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, लोग अवेयर होते हैं, अवेयरनेस दिखाई जाती है। अभी कोरोना का था तो देखिए जगह जगह पे मतलब फिलहाल पोस्टर बाहर भी लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं कि कोरोना की वैक्सीन लग रही है या कोरोना में हाथ कैसे धोना है। उससे लोग अवेयर हो रहे थे कि हाँ ठीक है इस तरीके से हाथ धुलेंगे तो कोरोना से बचेंगे, ठीक है। फिर है अभिवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का सबमिटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये कट गया थोड़ा सा, ये जाता है होगा, ठीक है।
जाता है। तो इसमें आपकी बोगार्ट्स स्केल है, थर्स्टन स्केल है, लिकर्ट का स्केल है और गुटमैन स्केल है, ठीक है, गुटमैन। तो जो सबमिटेड रेटिंग स्केल होती है आपकी, ये किसके रूप में उपयोग की जाती है? लिकर्ट के, मतलब जो ये उपयोग की जाती है लिकर्ट स्केल के कैटेगरी में आती है, ठीक है। फिर है गर्भावस्था में कौन कौन सा कष्ट उत्पन्न नहीं होता है? प्रेगनेंसी के क्वेश्चन आ गए हैं आपके फिर से। कब्ज होता है, हैजा होता है, प्रातः वमन होता है, उपरिक्त सभी होता है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, हैजा यानी कि कॉलरा, प्रातः वमन मतलब सुबह सुबह नोजिया टाइप, मतलब उल्टी टाइप फीलिंग आना, ठीक है। तो कब्ज भी होती है और सुबह सुबह वॉमिटिंग टाइप का भी कुछ होता है। और ये जो आपका कॉलरा होता है, इस तरह के कोई कष्ट नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। अब बाई चांस हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में कब्ज की शिकायत रहती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अधिक स्रावण से, या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कम स्रावण से, या एस्ट्रोजन हार्मोन के अधिक या एस्ट्रोजन हार्मोन के कम सिक्रीशन से, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए राइट हो जाएगा। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन अधिक मात्रा में होता है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, ठीक है। गर्भकाल में मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, प्रोटीन की मांग घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपकी प्रोटीन की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। रीज़न क्या है? कल ही मैंने डिस्कस किया था आई थिंक, कि क्या होता है कि मदर के टमी में, मतलब मदर के यूट्रस में एक बच्चे का निर्माण हो रहा होता है। उसमें आप जानते हो सेल डिवीज़न होता है, फिर सेल डिवीज़न से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर क्या होता है, उससे मसल्स बनती हैं। तो ये सब फॉर्मेशन का काम चलता है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि निर्माण का काम करता है। तो प्रोटीन जो होता है वो निर्माणकारी तत्व में ही हमारे काम आता है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी का निर्माण करता है एक तरीके से। तो निर्माण करता है, तो इस वजह से प्रोटीन की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है छाती में जलन को कहते हैं। इसमें भाई बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इसका टर्म मुझे मिला नहीं, अब मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। अपच यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, नहीं अपच यानी कि इनडाइजेशन, ठीक है, खाना ना पचे। और कब्ज मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अतिसार यानी कि डायरिया। तो इसकी जो छाती में जलन होती है, मतलब चेस्ट में जलन की बात हो रही है, तो ये इसको हृदय दाग बोलते हैं, ठीक है। ये अब इसकी इंग्लिश क्या है अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। फिर है कि गर्भावस्था में अनिद्रा की शिकायत हो जाती है प्रथम 3 माह में, मध्य के 3 माह में, अंतिम के 3 माह में और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन और आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी आंसर कर सकते हैं। लास्ट के 3 मंथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है और बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो तरह तरह की थोड़ी मोड़ी मतलब गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो पाइल्स की बात हो रही है आपकी, एक सेकेंड, पाइल्स की बात हो रही है। पाइल्स जो आपकी बीमारी है, तो उसमें क्या है कि मलद्वार की शिराएं फूलकर मोटी हो जाती हैं, आमाशय की भित्तियां मोटी हो जाती हैं, गर्भाशय की दीवार पतली हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके आमाशय से और गर्भाशय से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। इसमें जो आपका मलद्वार यानी कि जो एनएस है आपका, वो क्या होता है, उसकी जो शिराएं होती है फूलकर मोटी हो जाती हैं, तो लोगों को स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, ठीक है। फिर है कि गर्भावस्था में अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। ये सॉरी दोबारा से रिपीट हो गया है, इनको हटाओ, ये क्वेश्चन गलत, ठीक, गलत यानी कि नेक्स्ट। गर्भावस्था में पेशियां ऐंठन होने के कारण है, ठीक है, जो क्या कहते हैं पेशियों में मसल्स में जो थोड़ी सी ऐंठन हो जाती है, उसके कारण क्या है? रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में कमी, या फिर रक्त में कैल्शियम फास्फोरस के संतुलन में गड़बड़ी, या उपयुक्त ए तथा बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों तरह की दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ता है, बॉडी का पूरा जो है ब्लड भी बढ़ता है, कम भी होता है, बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तमाम मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना, मल्टीपल चेंजेस होते हैं। तो इस वजह से ये सब परेशानियां थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में बार बार मूत्र उत्सर्जन यानी कि यूरिन पास करने का जो शिकायत होती है वो हो जाती है। कब होती है? गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के अंतिम 2 सप्ताह में, मतलब प्रेगनेंसी के अंतिम 2 सप्ताह में, या गर्भावस्था के प्रारंभ के 1-2 सप्ताह में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जो प्रेगनेंसी के लास्ट के 1-2 सप्ताह होते हैं, है ना, उसमें बार बार इस तरीके का हो जाता है। उससे होता क्या है कि इसका रीज़न ये है कि बच्चा पूरा डेवलप हो चुका होता है, ठीक है, जो आपका फीटस है वो पूरा फुली डेवलप्ड हो गया, अब वो डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है, मतलब टाइम पास आ गया। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं जो यूरेटर होता है ना, तो उसमें मतलब फोर्स काफ़ी पड़ता है, तो इस वजह से बार बार जो है यूरिन पास करने की शिकायत हो जाती है, ठीक है। गर्भवती स्त्री की शिराएं फूल जाती हैं गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में, गर्भावस्था के मध्य के 3 माह में, या गर्भावस्था के प्रारंभ के 3 माह में, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। लास्ट में जो होता है शिराएं क्या होती हैं? फूल जाती हैं, ठीक है। फिर है प्रसव पूर्व देखभाल का शुभारंभ हुआ 1901 में, 1950 में, 1971 में, या 2001 में। इसमें जो आपका शुभारंभ किया गया वो आपका किया गया 1901 में, ठीक है। सोचिए कितने पहले देखभाल करने का सिस्टम किया जा चुका है, लेकिन आज भी परेशानियां बनी हुई हैं।
तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग जिन छोटी छोटी चीज़ों से भी अगर आपको अवेयरनेस है और आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो अपने आसपास लोगों को ये सब बातें बताइए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप किसी को ये भी बता पाते हैं ना कि सब्जियों को काटने से पहले ही धो लीजिए, या गोभी है, पत्ता गोभी है, या जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियाँ उनको ब्लॉन्च करके तभी आप खाइए, है ना। आप अगर उनको ये बता सकते हैं कि अगर आप सुबह चना भिगो के खाते हैं तो पहले उसको अंकुरित कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप किसी को बता पाते हैं कि नेल्स मत बड़े रखिए, काटिए उसको, पानी साफ पीजिए, पानी ढक कर रखिए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। और कहीं ना कहीं यही छोटी छोटी चीज़ें हम जब नहीं फॉलो करते हैं तो वो आगे जा करके बहुत बड़ा मतलब बड़ी बीमारी या कोई बड़े उसके आ जाती हैं, डिसऑर्डर बन जाते हैं। तो अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं, देखिए जिनको चीज़ें नहीं पता होती वो नहीं पता होती, ठीक है। कुछ लोग तो मैं मानती हूँ जानते हुए भी नहीं करते, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आसपास कोई है जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आप कन्वे किया करिए। और आप लोग हम लोग होम साइंस पढ़ते हैं तो हमें कितनी भी चीज़ें मतलब आप देखते होंगे कितनी ऐसी चीज़ें जो हमारे रियल लाइफ से कितना मतलब कनेक्टेड है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बताइए, है ना। बताने से आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट कितना एवरग्रीन सब्जेक्ट है। मैं तो होम साइंस को एवरग्रीन सब्जेक्ट कहती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं होता जिसको हम इस मतलब जो चीज़ हम इसमें ना पढ़ते हैं, मज़ा आ जाता है। बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हमें ना पता चलती हो, ठीक है। चलो फिलहाल कार्बोज का मुख्य स्रोत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या सोचकर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। पालक है, सेब है, केला है, शक्कर है, ठीक है। तो मेन मुख्य स्रोत की जो बात हो रही है आपकी शक्कर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए शक्कर नहीं होता तो हम केला लगा सकते थे, केला क्योंकि फल है, फल में आपके फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है गरीबों का मांस कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा आसान भी है। अरहर दाल को, अंडे को, सोयाबीन को, उपयुक्त सभी। तो जो सोयाबीन होता है आपका उसको गरीबों का मांस कहा जाता है, ठीक। गर्भकाल में फिर से वो क्वेश्चन आ गया। आज कितने क्वेश्चन जो है डबल हो गए हैं। रफेज की मात्रा अधिक होती है। रफेज बोले तो आपका एक सेकेंड, रफेज बोले तो रेशा, ठीक है। चीनी में होता है, मैदा में होता है, दूध में होता है, साबुत दालों में होता है। साबुत दालें मतलब जो आपकी पूरी होल ग्रेन्स की बात, मतलब होल पल्सेस की बात हो रही है। तो जो आप पूरी दाल का यूज़ करेंगे, मतलब चना है तो पूरे चने को आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको फाइबर मिलेगा। रफेज, रेशा, फाइबर, रेशा, रफेज, फाइबर सब ठीक है, एक ही चीज़ है। रफेज का कार्य है, ठीक है, क्या इनका कार्य है। भोज्य पदार्थों को आमाशय से आंतों की ओर धकेलना, ये और होगा यहाँ पर, ठीक। भोजन पचाने में मदद करना, आमाशय की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाना, या ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपयुक्त सभी। तो इनका कार्य क्या है, सभी कार्य हैं इनके, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा, गर्भवती स्त्री को कब्ज की शिकायत नहीं हो सके इसके लिए भोजन में छिलकेदार दालों का उपयोग करना चाहिए, मैदे की रोटी खानी चाहिए, अधिक आराम करना चाहिए, उपयुक्त सभी करना चाहिए। आपको क्या लगता है, यही ऑप्शन सही होगा। छिलके वाली चीज़ें खिलानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खिलानी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप छिलके वाली चीज़ें खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होगी, ठीक है। गर्भकाल की पूर्णता तक गर्भवती स्त्री का वजन बढ़ना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी में वेट भी बढ़ जाता है ना, तो कितना एक आइडियल वेट कितना बढ़ना चाहिए, 5 से 6, 7 से 8 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 14 से 16 किलोग्राम। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 से 12 किलोग्राम जो वेट होता है वो एक आइडियल वेट माना जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतना आपका जो है वेट बढ़ जाएगा। अगर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो अगर 10 किलो भी बढ़ा है तब भी अच्छा है, 12 किलो बढ़ गया तब भी अच्छा, लेकिन अगर किसी का 14, 16, 15 इतना हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। फिर है कि गर्भकालीन विषाक्तता के लक्षण है। कभी कभी होता है प्रेगनेंसी में कुछ टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं। बेहोशी है, पेशी ऐंठन है, वमन है, उपयुक्त सभी है। तो इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक। कभी कभी होता है, आपने देखा होगा वोमिटिंग हो जाती है, इंसान बेहोश भी हो जाता है ना, बॉडी में पेन वगैरह भी होता है, बहुत सारी क्रैम्पिंग होने लगती है मसल्स में, है ना। तो ये आपके सभी लक्षण होंगे। फिर नेक्स्ट है प्री एक्लेम्पसिया प्रारंभ होती है, ठीक। जो आपकी प्री एक्लेम्पसिया ये गर्भकाल के पहले माह में, गर्भकाल के दूसरे माह में, या गर्भकाल के चौथे माह में, या उपयुक्त सभी। तो जो आपकी प्री एक्लेम्पसिया होती है ये भी एक तरह की, ये जो अभी हमने पढ़ा ना क्या बोलते हैं, मतलब प्रेगनेंसी में जो टॉक्सिसिटी हो जाती है ये वही चीज़ है, ठीक है, आपकी प्री एक्लेम्पसिया। इसमें जो होती है ये गर्भकाल के चौथे माह से हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हर किसी के साथ नहीं होता है, बट हो जाता है किसी किसी के साथ। और ये बड़ी मतलब डेंजरस कह सकते हैं, इसमें बच्चे को भी इफेक्ट करता है, और जो मदर होती है उसके बॉडी पे भी काफ़ी बैड इफेक्ट डालती है। अभी देखते हैं आगे हम। प्री एक्लेम्पसिया में गर्भवती स्त्री को हो जाता है उच्च रक्तचाप, शारीरिक सूजन, मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन यानी कि प्रोटीनूरिया, और उपयुक्त सभी। इसमें सारे सिम्टम्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्री एक्लेम्पसिया अगर किसी लेडी को हो गया है प्रेगनेंसी में तो उसको ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, और जो यूरिन होता है उसमें से प्रोटीन निकलने लगता है, ठीक। ये आप देख सकते हो, मैंने एक थोड़ी सी पिक्चर लगा रखी है। इसमें मतलब ये सिम्टम है प्री एक्लेम्पसिया। अगर किसी को रहा, देखिए ये पैरों में बिल्कुल स्वेलिंग हो जाती है, इस तरीके से गड्ढा होने लग जाता है। एक सेकेंड, हाँ कौन सा कलर आएगा भाई, हाँ ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से
हो जाता है, गड्ढा हो जाता है बिल्कुल। और फेस पे भी देख रहे हो इनकी कितनी स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है। ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक। और वेट भी बहुत गेन होने लग जाता है। और प्रोटीनुरिया यानी कि जो क्या बोलते हैं यूरिन होती है उसमें प्रोटीन की मतलब यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है या इंसान बेहोश हो सकता है, तो उससे क्या होता है जो बच्चा होता है पेट में उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके काफ़ी मतलब क्या कहते हैं काफ़ी मतलब प्रभावशाली होते हैं इसके जो ये सब चीज़ें जो होती है। जैसे देखिए ये लेडी है, एक सेकेंड, ये लेडी आपको दिख रही है, ये देखिए इनको बिल्कुल वही क्रैम्पिंग वाली चीज़ हो रही थी पूरी बॉडी में। और इसमें क्या होता है पेट में भी शायद पेट में भी थोड़ी थोड़ी सूजन हो जाती है, तो उससे बच्चे के ऊपर भी मतलब इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ें कभी कभी होता है कि होती भी हैं तो बहुत मतलब बहुत सीवियर सिचुएशन में नहीं होती हैं, कम ही होती हैं, तो एक टाइम बाद ठीक भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी को बहुत सीवियरिटी के साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रही है, तो उसको भाई डॉक्टर से फिर संपर्क करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो भी चीज़ें इसमें दिखा रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा कभी हाई हो जाना, थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाना। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होने लग जाती तब ये गर्भावस्था में होने वाली विषाक्तता हो जाती है, ठीक है। और ये फिर ठीक नहीं मतलब अच्छी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है कि गर्भकाल में शारीरिक सूजन की स्थिति में बाह्य कोशीय रस की मात्रा बढ़कर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे अकॉर्डिंग बता दे रही हूँ। इसमें मुझे लगता है 6 से 7 किलोग्राम तक फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है, ठीक। गर्भकाल के तीसरे माह से गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि होती है। कितनी होती है? 500 ग्राम, अरे सॉरी, तो कितनी होने लग जाती? 500 ग्राम प्रति सप्ताह होने लग जाती, तभी तो पूरा 10 से 12 किलो वेट बढ़ जाता है 9 मंथ तक, ठीक। फिर प्री एक्लेम्सिया से बचाव हो सकता है। जो प्री एक्लेम्सिया भी हमने पढ़ा, गर्भावस्था में होने वाली विषाक्तता, वसा के कम सेवन से, गरिष्ठ भोजन के परहेज से, मानसिक चिंताओं से मुक्त रहने से। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। देखिए जैसे आप अगर बहुत वसा वाला भोजन नहीं करेंगे तो वेट गेन नहीं होगा, गरिष्ठ भोजन से परहेज करेंगे तो जो है थोड़ा सा डाइजेशन वगैरह ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी। फिर मानसिक चिंताओं से आप मुक्त रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, ठीक है। फिर है अब हमारा थोड़ा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा मैचिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए जरूरतों का पदानुक्रम यानी कि ये क्या बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये किसने दे रखा है? ए को मैच करेंगे 3 से, मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट है अनुभव का कोण, ठीक है, कोण ऑफ एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, तो बी वाला हमारा दिया था एडगर डेल ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, ये आपका दिया था किन्होंने? बलवंत राय मेहता जी ने। फिर आपका ग्रामीण सहभागिता का मूल्यांकन यानी कि पीआरए की बात हो रही है ना, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ठीक है, तो ये किसने दिया था? आपके रॉबर्ट चैम्बर ने दिया था। ये क्वेश्चन है आपका नेट का, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 4 क्वेश्चन इसका बन गया आपका, ठीक है। यहाँ तक कि जो यूपीएचएससी का एग्जाम होता है अभी जो हुआ था 2021 में, उसमें क्या होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे आपका ये देखिए नीड्स ऑफ हायरार्की वाला है, तो ये किसने दिया, किसने प्रपोज किया? पीआरए किसने दिया? या आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में किसका योगदान है? आपको ये तरह तरह से पूछे जा सकते हैं, और ये टीजीटी पीजीटी में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका पूछ लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया, या फिर आपका सोशल कल्चरल डेवलपमेंट किसने दिया। आप जरा मुझे बताइएगा सोशल कल्चरल डेवलपमेंट सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, ठीक है। और एक मोरल डेवलपमेंट भी बताइए कि मोरल डेवलपमेंट किसने प्रपोज किया, ठीक है। 2 चीज़ें हैं आपके होमवर्क में, मोरल डेवलपमेंट, और मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, ये आप जो है मोरल शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाई, ठीक है। इसके बाद और क्या था? हाँ, सोशल, आई इसमें सही नहीं लिखाया है, ये आपका हो गया, ठीक है, सोशल कल्चरल। ये चीज़ें किसने दी हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ठीक, दोनों चीज़ें आप बताइएगा कि किसने दी है, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, कि नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं। आई थिंक नेक्स्ट और लास्ट है ये। कितने क्वेश्चन है अभी देखते हैं, हाँ अभी थोड़े से हैं, वेट, आ जाओ भाई। मंद बुद्धि की बात हो रही है, ठीक है, जिसको थोड़ी सी कम बुद्धि होगी, तो जिसकी कम बुद्धि होती है ये आपका बुद्धि लब्धि से रिलेटेड है, ओके। ऑटोजोम्स की बात हो रही है, ऑटोजोम्स जो होते हैं वो बी का पहला हो जाएगा, यानी कि मेल और फीमेल में ऑटोजोम्स की जो संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है। 22 ऑटोजोम्स होते हैं, और जो मतलब 22 जोड़े, और जो 23वां जोड़ा होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स माना जाता है, ठीक है, जो कि महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होता है। फिर है डिसलेक्सिया, तो जो डिसलेक्सिया है आपका ये सीखने संबंधी डिसेबिलिटी में आता है, ठीक है। इसके बाद सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपका 3 वाला हो जाएगा, यानी कि पुरुषों और महिलाओं में संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आपको लिख दूं कहिए तो एक आपका हो जाएगा
ए का हो जाएगा दूसरा, और बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यहाँ बहुत भीड़ मच गई इसलिए मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, फिर ये देखिए मैंने लगा रखी थी पिक्चर थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि मतलब क्या सेम। देखिए 22 जोड़ी मैंने बताया ना, सब सेम है। ठीक, सब सेम की बात हो रही है। और ये जो देखिए XX होता है ये महिलाओं में होता है। ठीक है, यही जो 23वां जोड़ा आपका क्रोमोसोम्स है वो अलग है, महिलाओं में है ये। ठीक है, और जो XY होता है वो किस में होता है, पुरुषों में होता है। ये आपको ध्यान रखना, मैं ऐसा दिखा दूँ थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ऑटोसोम्स की संख्या समान होती है और सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उनकी संख्या अलग होती है। ठीक, और जो मेल होते हैं उनमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर है हमारा ये भी थोड़ा सा है, ड्राफ्टिंग में आवश्यकता होती है। मुलायम और खुरदरापन क्या है, यात्रा में पहनने वाले कपड़े कैसे होने चाहिए, कोयर मिलता है। तो जो ड्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हमें किस में होती है, जब हम सिलाई करते हैं। और सिलाई करने से पहले हम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग बनाते हैं ब्राउन पेपर पे। ठीक है, तो इसको इन्होंने विस्तार किस लिए लिख रखा है ये मुझे समझ नहीं आया। फिलहाल इसको यहाँ पे ब्राउन पेपर लिख लेना चाहिए, या फिर स्टिचिंग लिख देते या सिलाई लिख देते, कुछ भी लिख देते। फिलहाल आप विस्तार समझ लीजिए। फिर है मुलायम और खुरदरापन। तो मुलायम और खुरदरापन किस चीज़ में होता है, जब कोई चीज़ बनाई जाती, बुनावट की जाती तो मुलायम और खुरदरी होती। तो 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब मैं फिर से यहाँ लिख दूंगी, यात्रा में पहनने वाले कपड़े कैसे होने चाहिए, नायलॉन के होने चाहिए, ताकि आप सोएं उठें कूदें नाचें खूब दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, और जो कोयर होता है आपका, कोयर यानी कि जिसको हम बोलते हैं नारियल। ठीक है, तो उसका जो छिलका होता है उसको कोयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। तो A को हमने मैच किया 2 से, B को हमने किससे मैच किया, मुलायम या खुरदरापन, B को हमने मैच किया 3 से, C को हमने मैच किया 4 से, D को हमने मैच किया 1 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेटर सर्विस। तो वेटर सर्विस आपकी कहाँ दी जाती है, इसकी बात कर लेते हैं। ये आपका वैसे TGT में आने वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन तभी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपने तो नेट भी देना है, आपने सब देना है। ठीक है, JRF नेट सब देना है। देखो वेटर सर्विस कहाँ दी जाती है आपकी, ये जहाज़ों में दी जाती है, जो हवाई जहाज़ की सर्विस होती है। ठीक है, सेल्फ सर्विस कहाँ देते हैं आपको पता है, बैंक्वेट में आप जाते हैं वहाँ आप खुद ही से लेकर के खाना खाते हैं। और जो वेंडिंग सर्विस दी जाती है वो कहाँ दी जाती है, कैफेटेरिया में। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट केटरिंग जो होती है वो कहाँ होती है, रेल में दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इस वजह से आपका A का चौथा एक ही ऑप्शन है, तो हमारा A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, इतने ही थे आज के लिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे या डाउटफुल लगे तो आप भी सर्च करिए और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम ऐसा नहीं ऐसा होगा। यहाँ पर मैं कोई आपकी बहुत बड़ी मास्टर या बहुत बड़ी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जिससे मैं ही बताऊँगी वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, मैं तो खूब गलतियाँ करती हूँ और खूब सीखती हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। एग्जाम से पहले खूब गलतियाँ करिए, खूब सीखिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ गलत हो गया वहाँ सही हो गया, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बोलते बोलते इंसान बोल जाता है, गलत भी बोल जाता है, नो डाउट, ये आपका जुबान ही है। ठीक है, तो फ्लुएंसी में निकल भी सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है उसके लिए सॉरी। आप भी मुझे उधर से बताइए कि ये आंसर नहीं, ये आंसर होगा विद एक्सप्लेनेशन विद रीज़न। ओके, जैसे एक कोई CS करके हैं वो जो है वो बहुत अच्छा मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर देती हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और भी लोग हैं, अनामिका हैं, और मतलब ये आप लोग थोड़ा सा जो है कोशिश किया करिए कि जो क्वेश्चन एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए, छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर दिया करिए। ये आंसर मेरे लिए नहीं है, ये आंसर आप ही के लिए है भाई। आप रिवाइज करेंगे तो कब कहाँ कौन क्वेश्चन आपके काम आ जाए और आपको मेरिट में 2 नहीं 3-4 नंबर से ऊपर ले जाए, इस चीज़ को कह नहीं सकते हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लग करके कीजिए, है ना, उसी में बिल्कुल खो जाइए भाई। जहाँ आपको कोई पूरे जीवन भर थोड़ी ना तैयारी करनी है, कुछ दिनों की बात है, कुछ सालों की बात है। ठीक है, साल भी नहीं, आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। और जब आप आए हैं पढ़ने के लिए तो बिल्कुल ज्ञान से लेकर के पढ़िए भाई, मतलब ज्ञान लीजिए और पढ़िए, पढ़ाइए। इतना तो पढ़ ही लीजिए कि आपके उससे कोई पूछे, अगर आपके सब्जेक्ट का कोई नाम भी ले ले तो आप उसका पूरा A to Z सब कुछ वहीं कर दें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब आज के लिए इतनी ही वीडियो थी और इतना ही क्वेश्चन थे, पता नहीं कितने थे, 50 तो रहे होंगे। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल संडे है तो मे भी कल फिर से मिलें सामने से, बट कुछ कह नहीं सकती क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आप लोगों को अपनी तबीयत नहीं डाउन करनी, ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल हेल्दी रहिए।
और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया करिए, है ना, एग्जाम के टाइम फटाफट आप जिससे रिवाइज कर सकें। और कोशिश कीजिए कि कहीं से भी अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो पेपर पेन ले करके बैठिए, और वहाँ से जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या वहाँ से कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में मत भी बताइए, अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं अगर आप कॉमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते। लेकिन अगर आप, होता ना, मैंने कल ही बोला था, अगर आप अपने सेंसेस का जितना यूज़ करेंगे, जितना आप सीखने में अपने सेंसेस को जितना आप इन्वॉल्व करेंगे, आपकी जो लर्निंग है वो उतनी परमानेंट होगी और उतनी ही बेहतरीन होगी, ठीक है, उतनी अच्छी लर्निंग होगी आपकी। आप एक बार लिख लेंगे, सोच लेंगे। अब आप सोचो ना, जैसे मैंने आपको मॉरल डेवलपमेंट और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट पूछ रखा है, अगर आपको याद है तो आप आराम से लिख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं याद है आप गूगल कर लीजिए, आप अपने नोट्स में देख लीजिए, और सबसे अच्छा तो गूगल है, गूगल में देखिए, बिल्कुल किताबों में देखिए। आप किताब में एक चीज़ ढूंढने जाएंगे, आपको 4 चीज़ मिलेगी। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं एक चीज़ किताब में ढूंढती हूँ तो मुझे 4 चीज़ें पता चलती हैं। फिलहाल सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है, मैं बस कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ चीज़ें अपनी शेयर करूँ, ताकि हो सकता है वो भी आप अगर इन्वॉल्व, मतलब आप भी अपने लाइफ में उसको यूज़ करें या आप भी उसमें इन्वॉल्व हों, तो मे बी आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। देखो, फ़ायदा इन द सेंस कि आपको लाभ मिलेगा, थोड़ा बेनिफिट होगा आपका। तो बेनिफिट ऐसे ही होते हैं, मैंने आपको कुछ बताया, आपके दोस्त ने आपको कुछ और बताया, आपको किसी और टीचर ने आपको कुछ और बताया, आपके भाई ने आपको कुछ और बताया, आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको और बताया, है ना। तो ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा एक जगह पे लगाएंगे, सब चीज़ों की एनर्जी, तो वो एनर्जी बहुत फोर्सफुल होगी, ये समझिए आप, और फिर वो काम आपका डेफिनेटली होगा। तो जैसे मैं कह दूँ अगर आपसे कि ये जाहिर सी बात है, आपने ये मान लीजिए 4-5 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, ठीक है। अब इनसे आपने थोड़ा आइडिया आपने इनसे लिया, थोड़ा आपने इनसे लिया, थोड़ा आपने इनसे लिया, थोड़ा आपने इनसे लिया, तो आप सोचो ना कि ये वाली जो चीज़ होगी वो कितनी, मतलब कितनी अच्छी होगी, है ना। इनका भी आइडिया आया, इनका भी आया, इनका भी आया, इनका भी आया। फिलहाल ये बहुत ज्ञान बहुत हो गया। चलो अब मिलते हैं और रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और सबको हैप्पी सैटरडे, है ना। सब सैटरडे जो है एंजॉय करो, कल आराम से सोना, और वीडियो जब मन हो तब देखना, और बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।